हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दालिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जिस प्रश्न पत्र का नाम है कहानी एवं गद्य की अन्य विधा। कहानी चयनी का पुस्तक के अंतर्गत जो आपकी प्रमुख कहानियाँ हैं उसमें हमने मधुआ कहानी की समीक्षा को पढ़ा। हमने मधुआ कहानी के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है मधुआ, बड़ी ही हृदय स्पर्शी, भावात्मक रूप से जुड़ी और मनोविश्लेषणात्मक एक कहानी कह सकते हैं हम इसे। इस मधुआ कहानी में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो कि शराबी है, अपनी जिम्मेदारियों से पृथक है, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में मधुआ नाम का एक बच्चा आता है उसके प्रति वो कर्तव्य निष्ठा अपनी समझता है, उसके प्रति दायित्व समझता है और फिर से अपने जो पुश्तैनी काम को वो करने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है मधुआ, इसलिए इस कहानी का नाम मधुआ है। उस शराबी ने कैसे अपने जीवन में प्रेरणा पाई, कैसे अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया, कैसे शराब पीना छोड़ दिया, वो पहले किस तरह का व्यक्ति था और बाद में जब वो इस विचार में डूबा होता है कि वो क्या करेगा, तभी उसे उसकी शान लौटाने के लिए एक व्यक्ति बोलता है कि तुम मुझे अपनी शान यानी जो कपड़ा काटने की मशीन होती है, धागा बनाने की, वो तुम मेरे यहाँ रख के भूल गए हो, उसे लेके जाओ। तब वो कहता है कि शायद जो प्रकृति भी, ईश्वर भी यही चाहता है, ये ईश्वर का ही इशारा है कि मैं ये काम शुरू करूं और इस बच्चे के लालन पालन का दायित्व उठाऊं, मैं खुद भी काम करूं और इस बच्चे को भी काम करना सिखाऊं। तो यहाँ पर मधुआ कहानी में हमने ये पूरी समीक्षा के रूप में पढ़ा, कैसे कहानी सुनाकर 1 रुपए के बल पर अपना जीवन यापन कर रहा था शराबी और कैसे वो काम करने लग जाता है। इस समीक्षा के बाद में हमने पूरी कहानी को जाना, तब हमने देखा कि कैसे इस बच्चे की भी अपनी कथा है मधुआ की, वो भी एक बड़े ही दयनीय जीवन जीता है। जमींदार लोग कैसे अत्याचार करते हैं, कैसे लोगों की जो दुख है, जो लोगों का परेशानी है, वो उनके लिए आनंद की वस्तु होता है। तो यहाँ पे हमने ये सब देखा। अब इसी कहानी के आधार पर हम मधुआ कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न के आधार पर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अगर बात करें तत्वों के आधार पर, कहते हैं तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए। प्रश्न आता है आपके कि कथा की समीक्षा कीजिए तत्वों के आधार पर। तो जो कहानी के प्रमुख तत्व हैं कौन कौन से हैं, हम बिंदु देख लेते हैं। पहला, कथानक। दूसरा, कथानक का संयोजन। पात्र एवं चरित्र, चित्रण। तीसरा, संवाद, कथोपकथन। चौथा, देश काल एवं वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। ये कहानी के तत्व होते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो कहानी तत्वों के आधार पर इन पे आधारित होती है, क्या इन तत्वों पर कहानी उचित है, इन तत्वों पर खरी उतरती है, तभी एक ये सही रूप में कहानी कहलाएगी।
तो देखते हैं, इन्हीं तत्वों के आधार पर हमें इसकी समीक्षा करनी है। कथानक का संयोजन। जो कथानक का संयोजन है, जयशंकर प्रसाद ने एक मर्मस्पर्शी कहानियाँ लिखी है कि किस तरह जो जमींदार वर्ग है वो गरीब लोगों का किस तरह शोषण करते हैं, उनकी दुख तकलीफों से उनको कैसा आनंद मिलता है। उन्होंने कथानक का संयोजन किया है। एक शराबी है जो 1 रुपये लेता है और मन घड़त और जो कहानियाँ सुनाता है, जमींदार का मनोरंजन करता है और उस मनोरंजन के एवज में उसे 1 रुपये मिल जाता है। और उस 1 रुपये से उसको कुछ ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ रही है, तो वो मेहनत का कोई कार्य नहीं करता और उस 1 रुपये लेकर वो उसकी शराब पीता है और अपना मज़े में ज़िंदगी, नशे में ज़िंदगी बिताता है। यही उसका जीवन चल रहा था। ना कोई घर है, ना परिवार है जिसकी जिम्मेदारियों से वो आगे बढ़े। वो आता है तो कहता है कि सरकार 1 हफ्ते से शराब नहीं पी, उसके कपड़ों से शराब की बू आ रही है। झूठा है, वो झूठ भी बोलता है, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है। पिछली कहानी से जमींदार बड़ा खुश है, वो कहता है वैसी ही कहानियाँ और सुनो जिसमें ऐसा मज़ा आए, यानी कि एक ऐसी गधी लड़की की कहानी जो कि मोती के दानों को भी चबाने लगती है। तो जो मर्मस्पर्शी और मनगढ़ंत रानियों की, रानीवास की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ वो सुनाया करता था जिससे जमींदार का मनोरंजन होता था। और साथ ही वहाँ पे मधुआ नाम का एक बच्चा है जो जमींदार के बच्चे के साथ, ये एक अनाथ बच्चा है जो जमींदार के बच्चों के साथ में खेलने के लिए उपस्थित रहता था, उनके नौकर की तरह साथ रहता था। जो कुंवर साहब है उनका कोट लिए साथ घूमता था, सुबह से भूखा प्यासा वो उनके साथ घूमता रहता है और फिर नौकर उन्हें लात मार के भगा भी देते हैं, उसे खाने को कुछ नहीं देते। बच्चा छोटा सा है, भूखा है, ना उसके पास खाने के लिए कुछ है, तो वो बड़ा विचलित हो जाता है। उसकी ये स्थिति जो है वो जो शराबी व्यक्ति से देखी नहीं जाती, वो लौटते समय उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो ले तो आता है, उसे जो 1 रुपये मिलता है उसकी वो शराब पीने वाला था, लेकिन शराब पीने की जगह वो जहाँ पूरी बोतल खरीदने वाला था वो अपने लिए छोटा सा क्वार्टर जो है वो खरीदता है और फिर उस बच्चे के लिए खाने पीने का वो सामान लेके जाता है, अपनी झोपड़ी में ले जाके उसे खिलाता है, पिलाता है और दोनों सोते हैं। बच्चा तो सो जाता है, लेकिन शराबी अपनी झोपड़ी को देख रहा होता है, उस बच्चे की जो सूरत है उसकी मासूमियत को देख रहा होता है और फिर वो देखता है कि इस बच्चे पे इतनी बड़ी विपदा भला कैसे आई, इसके माँ बाप नहीं है इसीलिए इसे झेलना पड़ रहा है। तो ये सब वो देखता है और उसके बाद वो रात भर इसी सोच में डूबा रहता है। सुबह उठता है और फिर इसी विचार मग्न में बाहर जाता है। बाहर जाकर वो इस विचार में डूबा हुआ होता है। फिर वो बच्चे के लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर आता है, उसे खाने के लिए पूछता है तो वो उसे ये भी कहता है कि तुम ये सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसके लिए बैठे हो? यहाँ क्या धन गड़ा हुआ है मैं जो तुम्हें खिलाता रहूँगा? आगे क्या करोगे, कहाँ जाओगे? बच्चा कहता है पता नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। कि तो फिर कुछ काम किया जाए। बच्चा तैयार हो जाता है काम करने के लिए। बच्चा इतना स्वाभिमानी है कि वो हर परिस्थिति में रहने को तैयार है, लेकिन फिर से जमींदार के घर उस कुंवर की नौकर के रूप में जाने को तैयार नहीं है। जहाँ पे उसे अपमानित करके भूखा प्यासा लात मार के भगाते हैं, वहाँ वो जाना नहीं चाहता। और यही शराबी को खुद काम करने के लिए प्रेरित भी करती है। जब वो इस विचार मग्न होकर टहल रहा होता है, तब एक व्यक्ति उसे आवाज़ लगाता है जो उसे जाना पहचाना लगता है। सालों पहले उसकी सान की मशीन होती है एक, जिससे धागा काट के कपड़ा बुना जाता है। वो मशीन वो उसके यहाँ छोड़कर भूल जाता है सान काटने की। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में रखने की जगह नहीं है, तुम अपनी सान काटने की मशीन को लेके जाओ यहाँ से। वो उसको लेकर जब घर आता है तो उसे लगता है कि ईश्वर का इशारा है, इस बच्चे को भी मैं ये काम कार्य सिखाऊंगा ताकि वो बड़ा होकर पेट पाल सके और हम मेहनत करके कमाएंगे और मैं आज के बाद शराब पीना छोड़ दूंगा। मैं मेहनत करके अपना जीवन यापन करूंगा और मेरे पास अब एक उद्देश्य है इस बच्चे को पालन पोषण का, इसे जीवन सिखाने का। तो ये चीज़ पूरे कथानक में बताई है। एक बच्चे के कारण एक शराबी का जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक कथानक का इस तरह संयोजन किया गया है। यहाँ पे एक गरीब तबके के लोगों की जो मुसीबतों को बताया है,
जमींदार की जो व्यक्ति जमींदार जो है वो लोगों पे जो अत्याचार करता है, धनिक वर्ग का गरीबों पे अत्याचार का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, बताया गया है। अगला देखिए, पात्र एवं चरित्र चित्रण। अब कोई भी कहानी है उसके अंदर कुछ पात्र होंगे और उनके चरित्र चित्रण के द्वारा ही हमें कहानी के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी। उन पात्रों के अनुसार ही, उनके संवादों के द्वारा ही उनका चरित्र चित्रण होगा। अगला बिंदु है आपके संवाद और कथोपकथन। तो इनके संवाद जो हैं वो ही इन पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं। बड़े ही देखिए आप किस तरह से संवाद के द्वारा वो पूछता है, क्या रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? तो मधुआ कहता है, कहाँ? कहीं नहीं, यह लो, फिर क्या यहाँ पर जमा गड़ी है जो मैं खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूं? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा? बच्चा पूछता है उसे। बच्चा कहता है कि तब कोई काम करना चाहिए। तब वो शराबी पूछता है, करेगा? तो बच्चा कहता है, क्यों नहीं, जो तुम कहो वो कार्य मैं करूँगा। तो अच्छा, तो चलो हमारे आगे के जीवन का, गुजर का हम इंतजाम करते हैं। ये बात इस तरह से, ये जो संवाद है ये बड़े ही व्यवस्थित है, जो वास्तविक भी हैं, पात्रों के अनुकूल भी लगते हैं। तो ये कुछ पात्र हैं जिसमें अगर पात्रों की अब चर्चा करें, जब हम ये बिंदु लिखेंगे तो हम पात्रों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से पात्र आते हैं। एक तो हमने देखा शराबी है, एक मधुआ बालक है, एक है जमींदार, जमींदार का नौकर और परिचित व्यक्ति शराबी का। शराबी का परिचित व्यक्ति वहां पे आता है। तो इस तरह से इन पात्रों के आधार पर इस कहानी में, इन्हीं के संवादों से ये पात्र इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इनके कथोपकथन। इनके संवाद भी मैंने आपको बता दी, कथोपकथन का मतलब भी संवाद ही होता है। इसके बाद देश काल और वातावरण, अर्थात जिस घटना जिस देश काल की है, जिस वातावरण की घटित हो रही है वो स्वाभाविक लगनी चाहिए। जो वातावरण प्रस्तुत है, यानी कि किस तरह से जमींदार जो है उस समय हमारे देश की आज़ादी का बाद भी जो जमींदारों का शासन था, पहले अंग्रेजों का शासन था, फिर गरीब लोगों पे जमींदार अपना शासन करते थे और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो उस वातावरण को, जमींदार प्रथा को वहाँ पे दिखाया गया है, जो कि विश्वसनीय भी होता है। इसके बाद है भाषा शैली। अब लेखक जिस भाषा शैली में कहानी की रचना करता है वो भी कहीं ना कहीं विश्वसनीय होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। पात्र जो है अंचल भाषा की भाषा बोलते हैं। जमींदार और जो अमीर वर्ग है उनकी धनाढ्य लोगों की भाषा, पढ़े लिखों की भाषा में बात करते हैं। नौकर नौकरों की भाषा में बात करते हैं। और जिस तरह से संवाद शैली में लिखा जाता है वो इस कहानी में अनुकूल लगती है। तो भाषा शैली भी हमने आपको संवादों के आधार पर बताया जो कहानी के अनुरूप है। आप इसमें भी कुछ संवादों का उदाहरण दे सकते हैं। अंत में जो बिंदु है उद्देश्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी रचना रची है लेखक ने किस उद्देश्य से इस रचना को रचा है वो हमें पता। साहित्य में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी वो साहित्य का स्थान उचित कहलाता है। तो साहित्य में इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति को बालक की भावपूर्णता, बालक की हृदय स्पर्शता कैसे एक शराबी व्यक्ति को का हृदय परिवर्तन कर देती है, कैसे एक नाकारा शराबी को काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए उत्सुक कर देती है, यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। तो ये था आपके तत्वों के आधार पर समीक्षा। इसकी अंत में मैं फिर से कहूँगी निष्कर्ष अवश्य लिखें। निष्कर्ष लिख करके आप अपनी जो कहानी है, ये तत्व हैं, आप कह सकते हैं कि इनका कथानक, पात्र और संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली पर ये विश्वसनीय है, कहानी पर स्वाभाविक लगती है, कुछ भी बनावटी नहीं लगता और ये बिल्कुल उचित लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि तत्वों के आधार पर कहानी बिल्कुल सटीक है। जयशंकर प्रसाद की ये भावात्मक कहानी जो है कहानी तत्वों पर खरी उतरती है। तो ये था आपके तत्वों के आधार पर समीक्षा। इस प्रश्न की आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, हम जो प्रमुख पात्र होते हैं उनके चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तत्वों के आधार पर तो जो है हर आप ये जो 5 बिंदु मैंने आपको लिखा है इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए और हर पाठ में तत्वों के आधार पर पूछे जाते हैं तो उस पाठ की समीक्षा आप इन तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो जो शराबी है, शराबी का चरित्र चित्रण, शराबी का चरित्र चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि शराबी एक ऐसा व्यक्ति है जो काम करना नहीं चाहता, शराब में डूबे रहता है, जिसको अपने नहाने धोने, कपड़े, अपने घर की साफ सफाई, किसी में कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई घर परिवार नहीं है, जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो केवल मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाता है, झूठा है, बातें बनाता है भावपूर्ण कहानियाँ करके, और जमींदार से 1 रुपया लेता है, पैसा लेता है और अपनी उस 1 रुपये पर शराब पीकर ऐश करता है। तो देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं से हम देखते हैं। पहला बिंदु अगर हम देखें तो शराबी कैसा है? झूठा और गपबाज। गपबाज यानी कि झूठी बातें, गप कहता है, जो भी वो कहता है वो झूठी होती है, जो उसकी कहानियां हैं वो भी मनगढ़ंत होती है। झूठा इसलिए है कि उसके कपड़ों में से शराब की बू आ रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है जमींदार को कि सरकार 1 हफ्ता हो गया शराब को हाथ भी नहीं लगाया। अगर शराब को हाथ नहीं लगाया तो उसके कपड़ों में से शराब की बू भला कैसे आ रही है? तो वो झूठा है, गप मारता है, कहानियां गप्पी और मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। अगला देखिए, सुखमय जीवन का अभिलाषी। सुखमय जीवन का अभिलाषी अर्थात जो शराबी है वो सुखमय जीवन की कल्पना करता है, देखता है कि अभी अगर हम कह सकते हैं 12 बजे तक तो वो सो के उठता है, फिर उठता है, कुछ शराब पीता है, पड़ा रहता है, बिस्तर से उठने का उसका मन नहीं करता, इतनी सर्दी में कौन बाहर निकले, मुंह भी धोने का उसकी इच्छा नहीं होती, बाहर निकलता है, 1-2 पराठे खाता है और फिर जमींदार के यहाँ पे जाने के लिए निकलता है। यानी वो शरीर को आराम देना पसंद करता है, सुख के साथ जीना पसंद करता है, ऐसा आलसी जीवन उसका है। तो वो सुखमय जीवन का अभिलाषी है, यहाँ पे इस कहानी में बताया है। अगला देखिए, अभावग्रस्त जीवन से व्यतीत। अभावग्रस्त जीवन से व्यतीत। जो जब वो मधुआ को अपनी झोपड़ी में लाता है, मधुआ तो थका हारा एक कोने में खा पी के सो जाता है, लेकिन शराबी को नींद नहीं आती। वो उस बच्चे को देखता है और अपनी झोपड़ी की जो दरिद्रता को वो देखता है, अपनी झोपड़ी को पहली बार उसे अपनी झोपड़ी में दरिद्रता नजर आती है, तो अपने अभावग्रस्त जीवन से वो बड़ा ही दुखी होता है। और यही व्यथा जो है, यही दुख जब वो बाहर चल रहा होता है तो उसे सोचने पे मजबूर करती है कि भला अब इस अभाव से कैसे निकला जाए, क्या काम धंधा किया जाए, इस बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए, क्योंकि ये बच्चा अनाथ है और उसे वो इस तरह रास्ते पे नहीं छोड़ सकता। क्या काम धंधा करे और इस बच्चे को भी काम धंधा सिखाएं ताकि वो अपने आगे आने वाले जीवन में किसी पर उसकी तरह शराबी ना बने, उसकी तरह कहानियां सुना के पेट ना पाले। अब आगे देखिए, और इसकी विशेषता है कि वो कहानी सुनाने में बड़ा चतुर है। कहानी सुनाने में चतुर। जो शराबी है वो कहानियां सुनाने में चतुर है, वो मनगढ़ंत कहानियां भी बना लेता है। जो रानीवासों की रानियां हैं उनकी व्यथाएं, उनकी प्रेम कथाएं और उनके ऊपर जो भावात्मक कहानियां हैं, जो राजकुमारों की
कहानियाँ, इस तरह की वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है और जमींदार को सुनाता है और उससे इनाम में 1 रुपया पाता है, उनका मनोरंजन करता है। तो इससे पता चलता है कि वो बड़ी ही भावात्मक जो दृष्टि से कहानियाँ सुनाता है, उससे वो लोगों को प्रभावित भी कर लेता है। तो कहानी सुनाने में बड़ा चतुर है। आगे देखिए, एक वो मानवीय संवेदना से युक्त है। जो शराबी है वो मानवीय संवेदना से युक्त है। ये गुण होने के कारण ही मधुआ जैसे भोले भाले बालक की जो सूरत देखता है, उसका गोरा गोरा मुख, रोते हुए आंखों में आंसू देखता है, तो उसे बड़ा ही दुख होता है। उस बच्चे की तकलीफ उससे देखी नहीं जाती और उसकी इसी व्यथा को, उस भूखे बच्चे की भूख से व्याकुलता उससे नहीं देखी जाती। इसी कारण वो उसे अपने साथ ले आता है और खुद के पास जो 1 रुपया होता है, जिससे वो चाहता तो शराब पी सकता था, लेकिन शराब ना पी करके वो उससे भोजन कराता है, उसके लिए खाने पीने का साधन जुटाता है। तो यहाँ पता चलता है कि वो मानवीय संवेदना से युक्त व्यक्ति है। अगला देखिए, सहानुभूति रखने वाला। उस बच्चे के प्रति मन में उसके लिए सहानुभूति है कि वो बच्चा अपने जीवन में बड़ा ही दुखी है, तो उसके प्रति सहानुभूति है और वो उसके जीवन को बदलने के लिए कोशिश भी करता है। तो यहाँ पे उसके मन में सहानुभूति उसके लिए प्रकट हो जाती है। आगे देखिए, श्रम निष्ठा वाला। कहने को तो वो पहले प्रारंभ में बताते हैं कि कैसे सुखमय जीवन का अभिलाषी है, आलसी है, उठने में भी उसे कष्ट होता है, क्योंकि तब तक उसे पता है कि वो केवल एक कहानी सुनाएगा और उसे इनाम में 1 रुपया मिल जाएगा, उससे उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगा, तो वो अपनी श्रम निष्ठा उसके अंदर जागती है। वो मेहनत करके उस सांड की मशीन को देखता है, तो सांड काटने की मशीन देखकर उसे वापस अपने काम करने की लगन लगती है और वो बच्चे को जाके कहता है कि कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, सर पर वजन उठाना पड़ेगा। बच्चा भी आत्मसम्मान से युक्त वापस उस जमींदार के घर नहीं जाना चाहता और दोनों ही श्रम निष्ठापूर्ण अपने जीवन पे कार्य करने के लिए कदम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो श्रम निष्ठा वाला व्यक्ति है। आगे देखिए, अगला बिंदु, सहज स्नेही। बच्चे के मन में जो प्रेम उसके मन में जागता है, कहीं ना कहीं उसके मन में स्नेह की भावना जो है वो दबी हुई थी, वो जागृत होती है। तो इससे पता चलता है कि वो एक सहज स्नेही व्यक्ति है। इसके बाद देखिए, संकल्पशील। जो शराबी है वो संकल्प करता है कि अब कभी शराब नहीं पिएगा, तो वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। सांड काटने की मशीन लेके वो काम धंधा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उसे संकल्पशील व्यक्ति बताया गया है। तो ये थे आपके शराबी के चरित्र चित्रण के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इन 9 बिंदुओं से जुड़ी आप वहाँ लिखिए, भूमिका बनाइए, महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए, इन्हें याद करिए और अंत में निष्कर्ष के रूप में अवश्य लिखें और बताएं कि इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शराबी जो है एक झूठा, गपबाज, परंतु सुखमय जीवन का अभिलाषी और वह अभावग्रस्त जीवन से व्यथित होकर और कहानी सुनाने में भी बड़ा चतुर व्यक्ति है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति, सहानुभूति हृदय वाला, सहज स्नेही, श्रम निष्ठा वाला और संकल्पशील व्यक्ति है। अगर इसको आप इस तरह से एक गद्य के रूप में भी लिखेंगे तो निष्कर्ष में आप 4 लाइनें 5 लाइनें लिख पाएंगे और आपका प्रश्न यहाँ पे पूरा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो था चरित्र चित्रण प्रमुख शराबी का ही है।
महत्वपूर्ण यहाँ पे शराबी का ही चरित्र चित्रण है, उसमें पूरा यही उन्हीं के बारे में बताया गया है। इसके बाद मधुआ सामाजिक परिवेश की कहानी, कथन है कि मधुआ जो है सामाजिक परिवेश की कहानी में चित्रित सामाजिक विषमता को बताइए। तो क्योंकि सामाजिक परिवेश की है तो सामाजिक विषमता को हमें बताना है। सामाजिक विषमता है, देखा आपने कि एक तरफ है शराबी, एक तरफ है मधुआ। ये क्या है, गरीब तबके के लोग हैं जिनके ऊपर अमीर लोग अत्याचार करते हैं। ये है जमींदार, ये और इसके नौकर, ये इनके ऊपर किस तरह से अत्याचार करते हैं, इनकी लाचारी, इनकी बेबसी देखने का आनंद उठाते हैं जमींदार वर्ग, अमीर वर्ग के लोग। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि दो तबके के हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग गरीबों का शोषण करता है, उनका मजाक बनाता है, उनकी गरीबी पे हंसी उड़ाता है, और जो गरीब लोग हैं वो अपने पेट पालने के लिए भी बड़ा विवश हो जाते हैं। तो हमें इससे पता चलता है किस तरह से दो तबके में हम सामाजिक विषमता हमें पता चलती है। जमींदार का व्यवहार हमें पता चलता है कि वो जब ऊँघने लगता है और शराबी उनके साधनों को, उनके हुक्के को, उनके खाने पीने को निहारने लगता है तो जमींदार उसे वहाँ से भगा देता है कि उठकर अपना बात बदल देता है, उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। नौकर भी जो है वो अमीरों के घर में जो नौकर है वो भी अपने आप को इनके शोषण का हकदार समझते हैं। मधुआ को मधुआ को जो भूख से सुबह से भूखा प्यासा कुंवर साहब के साथ घूम रहा था, उसको लात मार के भूखे को निकाल देते हैं, उससे भोजन भी नहीं पूछते। तब अंत में मधुआ शराबी से ये भी कहता है कि क्यों रो रहा है, कि रोता तो रोज ही हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला, आज तो लात भूखे पेट लात तो रोज ही खाता हूँ। शराबी कहता है क्यों रे, लात खाने में रोता है? तो मधुआ कहता है लात तो मैं रोज ही खाता हूँ, आज तो भूखा भी निकाल दिया गया हूँ। तब शराबी को बड़ी ही दया आती है बच्चे पर और वो उसे अपने साथ लेके जाता है। देखा जाए तो जो खुद परिस्थितियों से विवश है वही दूसरे की विवश परिस्थितियों को समझ सकता है। तो ये सामाजिक विषमता हम इन दो वर्गों से समझा सकते हैं। अब अगर कहें तो सामाजिक विषमता जो अगर लेखक की दृष्टि से कहें तो जयशंकर प्रसाद की कहानियों को देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जो है एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जो है उन्होंने 70 कहानियां लिखी हैं, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि कई ऐसी कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। और इनमें प्राग ऐतिहासिक कहानी, आकाशदीप जो है सामाजिक, धार्मिक, रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक और समसामयिक कहानियों के विषय इन्होंने बनाए थे। इसी के आधार पर जो सामाजिक विषमताओं को इन्होंने अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। मधुआ कहानी जो है एक सामाजिक परिवेश की कहानी है। मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो मधुआ कहानी में चित्रित सामाजिक विषमता है, जमींदार वर्ग और गरीब वर्ग में, जिसमें शराबी और मधुआ है। एक तरफ बताया ठाकुर सरदार सिंह और शराबी का अंतर बताया कि जो ठाकुर सरदार सिंह है वो किस तरह से शराबी को जब वो दयनीय स्थिति से उनकी तरफ उनके खान पान को देख रहा होता है तो उसे वहां से भगा देते हैं। उनकी विवशता का वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इन दोनों के बीच का हमने अंतर देखा। और दूसरी तरफ कुंवर साहब एवं मधुआ, इन दोनों का हमने देखा कि ये पैसे वाले बाप का बेटा है, खेलता है, मधुआ सारे दिन उसका कोट लेके साथ में घूमता है। तो ये अंतर हमने यहाँ पे देखा है। अब ये प्रश्न यही समाप्त होता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इस कहानी, मधुआ कहानी की मूल संवेदना बताते हुए इसमें शराबी के हृदय परिवर्तन, सुधारवादी स्वर्ग की मीमांसा कीजिए कि कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं वो बड़ी संवेदनशील होती है, जिसमें ममता, पुरस्कार कह सकते हैं हम, आकाशदीप, मधुआ, छोटा जादूगर और गुंडा कहानियों में हम ये हृदय परिवर्तन वाली बात, गुंडा में भी ऐसे ये गुंडा होता है, बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है।
तो ये सामाजिक परिवेश के आधार पर ही जयशंकर प्रसाद ने कहानियों की रचना की है। इनमें बड़ी ही मानवीय संवेदनाओं से युक्त कहानियां लिखी है। छोटा जादूगर में भी एक छोटा सा बच्चा है, कैसे अपनी माँ की दवाई के लिए वो प्रयासरत रहता है, माँ के मर जाने पर भी वो गुड्डे गुड़ियों का खेल कैसे दिखाता है। इसी तरह गुंडा में भी वो एक गुंडा व्यक्ति है, हट्टा कट्टा व्यक्ति है, वो भी अंत में उसका लड़ाई झगड़े से हृदय परिवर्तन हो जाता है। पुरस्कार में भी जो एक नायिका है वो अपने प्रेमी से प्रेम करती है, लेकिन उसकी बजाय वो देश से अधिक प्रेम करती है और अपने ही प्रेमी को देशद्रोह के रूप में पकड़वा देती है और स्वयं प्रेम के प्रति अपना साथ निभाते हुए स्वयं भी उसी के साथ मृत्युदंड मांगती है। तो एक बड़ी ही मानवीय संवेदनाओं से युक्त जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ होती है। हम इन सभी कहानियों का आपने अगर पढ़ी है तो उदाहरण दे सकते हैं दो लाइनों में। इसी तरह देखिए, जो मधुआ कहानी है उसका मूल भाव अगर चित्रित करना है तो अगले वीडियो में हम इसके मूल भाव और अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस कहानी आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।